जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज है शुक्रवार, फ्राइडे, तारीख हो गई है 12 फरवरी। और जैसा कि हमने कल इस बारे में चर्चा की थी कि चाइना और इंडिया से संबंधित कुछ खबर आ सकती है, आज के एडिटोरियल में आप देखेंगे तो आपको इंडिया और चाइना की तरफ एक खुशखबरी के तौर पे हम देख सकते हैं उस चीज़ को, वो हमें मिली है। पहले पन्ने पे फिर से प्रचार, आजकल प्रचारों का मौसम है। इसके साथ में 50% डिस्काउंट मिल रहा है शायद कुछ किताबों के ऊपर। इस तरीके के बहुत से प्रचार आते हैं। प्रचार अगर अवेयरनेस के लिए यूज़ किए जाएँ तो काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, और ये चीज़ हमें ये न्यूज़पेपर बार बार बता देता है। सबसे पहली खबर यही है कि तपोवन में, जो आपने देखा होगा उत्तराखंड में, जिस तरीके का एक सिचुएशन आया है, ग्लेशियर पिघलने की वजह से ग्लेशियर लेक में बहुत ज़्यादा पानी आया। उसके बाद की जो कहानी है वो आप जानते हैं। डैम्स में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, डैम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई, जान माल की काफ़ी हानि हुई है। मैंने आपसे कहा था कि इसको डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनालाइज करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आज एनालिसिस में इंक्लूड भी किया गया है। एक तरफ हम ये बड़े आर्टिकल की बात करें, एगोनाइजिंग कॉस्ट ऑफ हैम हैंडेड डेवलपमेंट। हैम हैंडेड डेवलपमेंट मतलब सीधे मायने में आप देखें, अगर किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं किया जाएगा, आड़े हाथ लेके काम किया जाता है, ढीले हाथों से, कम सोच समझ के, तो जो दिक्कतें आते हैं उसका सही जीता जागता एग्जाम्पल आपको उत्तराखंड में देखने मिल रहा है। ये आर्टिकल 1 है, पेज नंबर 6 पे, और उसी तरीके से मिलता जुलता आर्टिकल आपको यहाँ पर भी देखने मिलता है पेज नंबर 7 में, रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड। आप इन दोनों आर्टिकल्स को क्लब करके पढ़ें। अब वापस चले हम इस आर्टिकल पे, तो इस आर्टिकल में बात करी जा रही है केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है हिंदू धर्म के लिए। इसके अलावा ये कहा जाता है कि बार बार ये टूटे हैं, बार बार ये बने हैं, जो आपदाएं हैं, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो होती रही हैं इस इलाके में। उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे जाते रहते हैं। कुछ हिस्ट्री की भी बात की है कि बहुत सारे अंग्रेज़ हैं जो वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा ये चीज़ कि लगभग 45,000 से 50,000 लोग यहाँ पर सालाना आते रहते हैं। एवलांचेस आती हैं, लैंडस्लाइड आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसके बावजूद भी लोगों का जो आना है वो कम नहीं हुआ। ये मंदिर है जो जो टूटता भी है फिर वापस बन भी जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर कि मंदिर टूटता जा रहा है फिर नया बन रहा है। अलग अलग जो राजा हैं वो पेट्रोनाइज करते हैं। यहाँ पर एक और राजा की बात कही है जिन्होंने पैसे दिए थे इस मंदिर को बनाने के लिए। इस तरीके से ये साल दर साल चलता आ रहा है, ये चीज़ हो रही है। बात यहाँ पर यह करी जा रही है कि जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, अब अगर श्राइन बना है तो श्राइन के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए डेवलपमेंट आती है। आप अगर कहीं किसी मंदिर जाते हैं तो वहाँ आसपास रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वहाँ तक जाने के लिए हाईवे की व्यवस्था, और अगर बीच में कोई पहाड़ है तो उसमें सुरंग बनाई जाएगी, टनल बनाया जाएगा, उसकी व्यवस्था। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए आपको डेवलपमेंट करना होगा। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का जियो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। पहाड़ है उसके अंदर आप टनल खोदेंगे, जो आपने देखा टनल में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अभी भी। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, पर इनको करने के साथ हमें किस तरीके से चलना पड़ेगा, क्या हमारा एसओपी होने वाला है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होने वाला है, ये हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप देखें यहाँ पर बताया जाता है कि एनवायरनमेंट को आड़े हाथ लेकर ये सारे काम किए गए। आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग अगर जा रहे हैं ऐसी जगहों पे तो लोगों का रहना बढ़ेगा, जगहों का कमर्शलाइजेशन होगा, लोगों की पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ेगी, रेसिडेंट एरियाज बनेंगे। फॉरेस्ट को काटा जाएगा, फॉरेस्ट को काट के वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ खेती होने वाली है। अगर फॉरेस्ट को काटेंगे तो उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन होगा, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक भी आते हैं। क्यों? क्योंकि डैम बनाए जा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उससे ये कैलामिटीज़ आती हैं। आप देखिए कहीं कहीं सुरंग बनाने के लिए या फिर रास्ते बनाने के लिए डायनामाइट जैसी चीज़ों का भी यूज़ किया गया है। और थोड़े दिन पहले ही हमने एक कमेटी का जिक्र किया था, चोपड़ा कमेटी नाम से। ये चोपड़ा कमेटी के बारे में हमने बताया था कि 2013 में जो केदारनाथ का इशू हुआ था, केदारनाथ में जो फ्लड आया था, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनाई गई है, सुशांत सिंह और सारा अली खान है उसमें। उस पिक्चर में भी वही चीज़ पिक्चराइज करने की कोशिश की, वो चीज़ दिखाया है किस तरीके से यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, यहाँ की एनवायरनमेंट की जो सेंसिटिविटी है उसको नकार के, उसको भुला कर, इग्नोर करके डेवलपमेंट्स की जा रही है। ये इतना सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर डायनामाइट यूज़ किया जा रहा है या फिर ऐसे तरीके यूज़ किए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए जो कि भविष्य में भी हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। ये आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस आर्टिकल को आप पढ़ें। साथ में इस आर्टिकल को क्लब कर लें आप, पेज नंबर 7 के इस आर्टिकल से, अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड। यहाँ पर भी चर्चाएं करी जा रही हैं कि जो तपोवन
विष्णुगढ़ वाला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, साथ में आप ऋषि गंगा का मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये दोनों जो है वो डिज़ास्टर की वजह से डैमेज हो गए, उसके साथ काफ़ी लोगों की जान भी गई। ये सारी परेशानियाँ हैं और इनको हमें कैसे क्या अप्रोच रखना है, हम कैसे इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, जो जान माल की हानि है इसको कम कर सकते हैं, क्या स्टेप्स उठाने होंगे, उस चीज़ की बात करी जा रही। तो एक तरफ कहीं ना कहीं इसकी हिस्ट्री है और दूसरी तरफ उस आर्टिकल में कि भविष्य में वे फॉरवर्ड में आप क्या कर सकते हैं, ये आप जान पाएंगे। इससे बात ये आ जाती है कि आप एक बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड है या फिर जो हिमालयन एरिया है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, उसको आप कैसे डील करें, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने जो बात की वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं इस तरफ, सीधे हाथ पे देखें, ऑर्डर एट द बॉर्डर। नाम तो गजब का है, टाइटल अच्छा खासा दिया है, राइम भी कर रहा है, लिखने वाला कवि होगा शायद। यहाँ पर आप देखेंगे सही मायने में ये बताया जा रहा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है, यहाँ पर आप जानते हैं कि दोनों तरफ से दोनों फौजें पेट्रोल करती हैं। इंडिया की तरफ कुछ जगहें हैं और दूसरी तरफ चाइना। कुछ जगहों को फिंगर्स के नाम से दिखाया जाता है, ये जो आगे की तरफ की कुछ जगहें होती हैं उनको फिंगर्स 1 2 3 के नाम से उन्होंने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है। बात यहाँ पर यह आती है, जो फिंगर्स आइडेंटिफाई की है, अब यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, जो आर्मीज है वो डिसएंगेज कर रही है। कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए थे उनको अब तोड़ा जा रहा है, उनको अलग कर दिया जा रहा है चाइना की तरफ से। इंडिया की तरफ से एक चैलेंज ये आ रहा है कि इंडिया की जो पेट्रोलिंग एरिया वहाँ कच्ची रोड है तो एक्सेसिबिलिटी कम है, लेकिन चाइना ने अपनी तरफ काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, पक्की मेटल रोड कहते हैं जिसको, वो तैयार कर ली है, जिसकी वजह से पेट्रोलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया ने थोड़े दिन पहले कैलाश रेंज में एक पर्वत के ऊपर अपनी एक बेस कैंप जैसा बना लिया था ताकि वो कंट्रोल कर पाए या फिर मॉनिटर कर पाए चाइना की एक्टिविटीज़ को। वो चीज़ भी अब इंडिया की जो स्ट्रांग होल्डिंग है, कहा गया है इंडिया उससे अब नीचे आ जाएगी, इंडिया की जो फौज है वो फोर्सेस नीचे आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बॉर्डर पे अब शांति है। ये एक आर्टिकल था और इसके स्टैंड ऑफ और पीछे की जो भी चीज़ें हैं, पैंगोंग त्सो लेक को लेके, पैंगोंग लेक जो है उसको लेके जो भी सिचुएशन थी वो सब हमने पुराने कुछ डिस्कशंस में भी और आपने करंट अफेयर में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा आर्टिकल खत्म होता है। चौथे पे पढ़े टेंडर कट। यहाँ पर बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी की। अब ये क्रिप्टो करेंसी की बात क्यों करी जा रही है इसके बारे में समझिए। टेस्ला के मालिक है, टेस्ला के मालिक का नाम है एलन मस्क। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ पैसे लगा दिए हैं क्रिप्टो करेंसी में और इन्होंने ये भी कहा है कि आप अपनी कार खरीदनी है तो आप बिटकॉइन देके अपनी कार भी खरीद सकते हैं। एक समय ये था बिटकॉइन की कीमत जो थी वो 7 लाख के आसपास थी, आज वो 35 लाख के आसपास पहुंच गई। तो कीमत भी बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन जो है अपने आप में एक नई करेंसी बनना है, वर्चुअल करेंसी है जिसको रेगुलेट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जैसे हमारे यहाँ देखें तो आरबीआई जो है, जिसको हम कहते हैं बैंक ऑफ द बैंक, मतलब बैंकों का बैंक है आरबीआई। अगर किसी भी पैसे की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत किसी बैंक को पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाता है, मतलब पूरा रेगुलेशन का जो पावर है वो आरबीआई के पास है। यहाँ पर बात ये आ रही है कि अगर ये बिटकॉइंस में ट्रेड होगा, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड होगा, इथीरियम है, बिटकॉइन है, सुवो है, इस तरीके से बहुत सारे बिटकॉइंस हैं, बिटकॉइंस नहीं, जो क्रिप्टो करेंसी है वो है। इनको रेगुलेट किया जाता है एक टेक्नोलॉजी से, इसको कहते हैं आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसको यूज़ किया जाएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा, तो जो रेगुलेटिंग कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक्स का अलग अलग नेशन के, वो उनके हाथ से छूट जाएगा। और आप जानते हैं जब रेगुलेटिंग पावर ही खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, डेटरेंस खत्म हो जाता है। इस चीज़ से डरते हुए आरबीआई ने नॉर्म्स बनाए थे। आरबीआई ने कहा था कि हम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते, और इस चीज़ को लेके एक सर्कुलर भी पास किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। सही मायने में अगर देखा जाए तो इंडिया कुछ अच्छे तरीके से स्वागत नहीं करता है बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का। इनके बीच में जो ट्रेड होता है उसको ज़्यादा एनकरेज नहीं करता है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है इसके पास, ये जो क्रिप्टो करेंसी इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं है, इसीलिए लोगों को डिस्करेज करा जाता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील ना करें। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, इससे एक चीज़ हो रही है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, साथ में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है। और इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। यहाँ ये कहा जाता है कि जो बिल पास किया जा रहा है, रिसेंटली गवर्नमेंट एक बिल प्रेजेंट करेगा, एक लॉ बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी पे, जिससे कि प्रॉपर रेगुलेशन हो पाएगा। और रेगुलेशन की अब ज़रूरत भी है क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो बढ़ रही है इस तरफ। इसकी चर्चा अब हर जगह होने लगी है, लोगों ने अपने अपने अलग अलग कंट्रीज़ अपनी अपनी
क्रिप्टो करेंसी निकाल रही हैं, और इस बारे में भी चर्चा होगी कि इंडिया भी अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाले। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी हो जाता है कि हम रेगुलेट करें स्मार्टली किसी चीज़ को, ना कि सीधे तौर पे उसको नकार दें या उसको बैन कर दें। तो जो शुरुआती दौर में जो आइडिया था बैन करने का क्रिप्टो करेंसी, अब वो उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आपको स्मार्ट तरीके से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना होगा, और जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है उसको और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं सिक्योरली, सेफली, उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। तो ये साइंस एंड टेक से संबंधित आर्टिकल है, और सही मायने में आप देखें तो इसको इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, दोनों से जोड़ा जा सकता है। इकोनॉमी में इसका एंगल है कि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक नई करेंसी है जिसके ऊपर कोई लीगल बैकिंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये सर्कुलेट हो रही है। पॉलिटी में ये आ जाएगा, क्या ये लीगल टेंडर नहीं है तो इनको कैसे आप रेगुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके डायमेंशंस इसके इस जगह पर रिवील करने होंगे। तो यहाँ पर हम देखें एक आर्टिकल उत्तराखंड वाला, ये इसको क्लब करेंगे आप ऊपर वाले के साथ, बाकी 2 आर्टिकल मैंने डिस्कस किए। तीसरा आर्टिकल जो है वो बात करता है, चौथा आर्टिकल सॉरी, जो बाइडन के जो तरीके रहे हैं, बाइडन का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उससे संबंधित है। अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर भी अलग अलग कंट्रीज के साथ क्या यूएसए की इक्वेशन है इसके बारे में बात करी जा रही है। इवन दो हमने ऐसे आर्टिकल्स पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें देखने मिलेंगी, क्योंकि जो पहले ट्रंप के रिलेशन थे इसराइल के साथ या फिर ईरान के साथ, उन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने का और समझाने का प्रयास किया गया। सऊदी के साथ भी जो नए रिलेशंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं बाइडन के, उनको बताने का प्रयास किया है। तो आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने आपको बताया उत्तराखंड वाला, फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, साथ में आप देखेंगे तो बाइडन और जो नई इक्वेशंस बन रही है यूएस की दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और अंत में ये छोटा सा आर्टिकल है, अगर आप पढ़ना चाहें ऑर्डर एट द बॉर्डर तो आप पढ़ सकते हैं। सही मायने में उत्तराखंड और यूएस एंड द वर्ल्ड रिलेशन, 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं 13 तारीख को, देखते हैं हमारे द हिंदू के पेपर में हमारे काम का क्या है, यूपीएससी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।